सीबीएसई ने अपना सेशन 23-24 का सिलेबस रिलीज कर दिया और आज की वीडियो के अंदर हम लोग 23-24 का क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो आपके सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस आपका सेशन 22-23 का था सेम वही सिलेबस 23-24 का है। यहाँ पर सिंगल वर्ड का भी कोई चेंज नहीं है। फिर भी एक बार हम लोग हमारा सिलेबस डिस्कस करते हैं सो डेट आपको आइडिया लगेगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बीएसटी आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड हैं? तो इसमें से 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा और 20 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। सबसे पहले इस 80 की बात करते हैं, ये 80 किस तरह से डिवाइडेड है। तो देखो बीएसटी के अंदर हमारे पास में दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट बी है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पार्ट ए हमारा कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। पार्ट बी कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। तो 50 और 30 ये 80 मार्क्स का हो गया हमारा बोर्ड एग्जाम। अब देखो पार्ट ए के अंदर हमारे पास में टोटल 8 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स हमें कितने मार्क्स देंगे? 50 मार्क्स देंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर्स आपके कितने नंबर के हैं? 16 मार्क्स के। कितने के हो गए? 16 मार्क्स के। फिर दो चैप्टर्स है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों चैप्टर्स आपके बनते हैं 14 मार्क्स के। और फिर 3 चैप्टर्स स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों चैप्टर्स हमारे बनते हैं 20 मार्क्स के। तो ये हो गया हमारा 50 मार्क्स का पार्ट ए। अब देखो पार्ट बी के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के। सेम वैसे ही दो चैप्टर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों भी कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के हैं। ये हो गया 30 मार्क्स। तो इस तरह से ये 80 मार्क्स आपके डिवाइडेड है। अब बात करते हैं देखो प्रोजेक्ट वर्क की। तो आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट आपका 20 नंबर का है। आपके स्कूल के अंदर एक्सटर्नल्स आएंगे जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका वाइवा होगा। तो 8 मार्क्स तो आपके वाइवा के हैं और बाकी के 12 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं, आपके फाइल के हैं। समझ में आ गई बातें? अब देखो डिस्कस करते हैं आगे फर्दर डिटेल के अंदर। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मतलब आपको डिटेल में मीनिंग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, कि भाई नेचर डिस्कस करो मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट साइंस है क्या, आर्ट है क्या, प्रोफेशन है क्या, तो इनके फीचर्स आ जाएंगे। फिर है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनमें कौन कौन आते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस है। उसके बाद में मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात आती है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यही इस बुक के अंदर पढ़ना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कोऑर्डिनेशन का पूरा मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में फेयोल ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स को आपको प्रिपेयर करना है। सेम ऐसे ही हमें टेलर ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स भी दी हैं जिन्हें बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फेयोल और टेलर दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसे आपको कंपेयर करना है। ये हो गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग प्रिपेयर करना है और बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है। उसके बाद में है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, ये हो गए हमारे डायमेंशंस। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स। अब देखो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आपकी हो सकता है बुक्स के अंदर 2 टॉपिक्स गिवन हो, एक हमारा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, ये पिछले साल भी नहीं था। तो इकोनॉमिक पॉलिसी वाला टॉपिक हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। और एक टॉपिक और था मैनेजरियल रिस्पॉन्स, मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 2 टॉपिक्स हो सकता है आपकी बुक के अंदर गिवन हो, बट ये आप पिछली साल भी आपके सिलेबस में नहीं थे और इस साल भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें पढ़नी है।
उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मीनिंग है, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, प्लानिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, इन दोनों को अच्छे से समझना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखो ये टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे पिछले साल के सिलेबस में भी था और उससे पहले वाले में डिलीटेड था, तो कई बार अच्छे से करना भूल जाते हैं। ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, टाइप्स ऑफ प्लान्स। मैं अलग से लिखती जा रही हूँ जहां पर चेंजेस थे। ये पिछली साल भी आया था, ये इस साल भी आपके सिलेबस में है। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स यहाँ पर गिवन है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, तो इस चैप्टर से कोई डिलीशन नहीं है। चैप्टर नंबर 5 आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी और सूटेबिलिटी भी। उसके बाद में आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आगे क्या है डेलीगेशन। डेलीगेशन के अंदर डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग, डेलीगेशन के एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सेम ऐसा ही एक टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, उसका भी मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के अंदर डिफरेंस। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। फिर आता है चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। देखो सबसे पहले स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग का मीनिंग और स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में एक टॉपिक है जो अक्सर बच्चे करना भूल जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम। एचआरएम को अच्छे से पढ़ना है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या क्या ड्यूटीज है, इसका क्या क्या काम है, इसका क्या रोल है। फिर आता है सिलेक्शन का प्रोसेस, कि सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद में है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का क्या मीनिंग होता है, रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो रिक्रूटमेंट के एक होते हैं इंटरनल सोर्सेज, एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, उन दोनों के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मीनिंग होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। और लास्ट टॉपिक आता है इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर बात करते हैं भाई ट्रेनिंग के मेथड्स की। तो एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है इंडक्शन ट्रेनिंग, एक है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये हो गए आपके ट्रेनिंग के तरीके। उसके बाद में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये वही लिखा है कि भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को हमें पढ़ना है। तो ये हो गया स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इन सब का मीनिंग देखना है। देखो सुपरविजन के बारे में आपको डिटेल में नहीं देखना, सुपरविजन का आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी को डिटेल में पढ़ना है। तो सुपरविजन का सिर्फ मीनिंग देखना है। उसके बाद में मोटिवेशन के अंदर आपको मोटिवेशन का मीनिंग देखना है। और फिर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन। लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, मीनिंग प्रिपेयर करना है, एंड 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप जो कि है अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेसर-फेयर, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है वो पढ़ना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेशन के रास्ते में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, और हम किस तरह से कम्युनिकेशन में आने वाले इन बैरियर्स, इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, कैसे हम हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ आपकी बुक के अंदर कुछ नेटवर्क्स भी गिवन होंगे, अगर आपके पास में पुरानी बुक है तो वो नेटवर्क्स जो है, नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ने, वो पिछली साल भी नहीं थे, इस साल भी नहीं है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस और कंट्रोलिंग और प्लानिंग में क्या रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग एंड द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वड है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 जो कि 50 मार्क्स का है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद में 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं हमारे पास में, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से डिसीजंस हैं और इन डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या मकसद है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक कैपिटल स्ट्रक्चर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं।
और लास्ट आता है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट और बिजनेस के अंदर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 10। देखो ये यूनिट 9 नहीं है, ये यूनिट 10 है, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट में आपको क्या करना है, देखो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पिछली साल भी डिलीटेड थी, सेम वही चीजें इस साल भी डिलीट करी गई हैं, तो एक बार ध्यान से सुन लेना। फाइनेंशियल मार्केट का आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, सिर्फ मीनिंग प्रिपेयर करना है। मनी मार्केट का भी सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, बाकी चीजें प्रिपेयर नहीं करनी। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक गिवन होगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आपके पिछले साल के सिलेबस में भी डिलीट था, सेम ऐसे ही आपके इस साल के सिलेबस में भी डिलीटेड है, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आपको नहीं पढ़ना। कैपिटल मार्केट का आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। कैपिटल मार्केट में एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट, इन दोनों को प्रिपेयर करना है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, सेम ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। अब अगेन यहाँ पर भी एक टॉपिक आपका डिलीटेड है, मेथड्स of flotation of securities in प्राइमरी मार्केट। ये टॉपिक आपका पिछली साल भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है, ये टॉपिक आपको नहीं कवर करना। आगे आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे अच्छे से देखना है। उसके बाद में आता है डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ना है, डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें आपकी बुक के अंदर गिवन है। और लास्ट है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है, सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सेबी के क्या फंक्शंस है, सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग का मीनिंग, मार्केटिंग के फीचर्स, मार्केटिंग के फंक्शंस एंड मार्केटिंग की फिलोसफीज, ये सारे टॉपिक। उसके बाद में मार्केटिंग मिक्स आ जाता है, 4 मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है। पहला एलिमेंट आता है प्रोडक्ट। तो देखो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट मिक्स अच्छे से पढ़ना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, इन्हें अच्छे से देखना है। सेकंड आता है हमारे पास में प्राइस। तो प्राइस का मीनिंग देखना है कि भाई प्राइस मिक्स क्या है और प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। थर्ड आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, इसका क्या मीनिंग है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एंड वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट आता है प्रमोशन। तो प्रमोशन का मीनिंग देखना है आपको, अच्छे से कॉन्सेप्ट देखना है। प्रमोशन के भी 4 एलिमेंट्स है, उन चारों एलिमेंट्स को देखना है। कौन कौन से एलिमेंट्स है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, इन सब का कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11। और लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहली बात तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको पढ़ना है, पुराना वाला नहीं पढ़ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या स्कोप है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कंज्यूमर को कौन कौन से राइट्स मिले हैं, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है। फिर हमें हमारी रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर को। और लास्ट टॉपिक आता है आपका एनजीओ वाला, कि एनजीओज का क्या रोल है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। तो ये 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जाम हो गया, हमारा थ्योरी वाला पेपर। अब देखो यहाँ पर आपका पैटर्न भी गिवन है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस, जहां पर आपको रट्टा मारना है, चीजों को याद करना है। तो 80 में से 44 मार्क्स का आपका पेपर कैसा होगा, जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला है, कि आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद में अप्लाइंग। अप्लाइंग मतलब यहाँ पर आपकी केस स्टडीज वगैरह आ जाती है, जहां पर जो भी कुछ आपने पढ़ा है, जो भी कुछ आपकी नॉलेज है, आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना है पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर ये आपका अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हो गए 19 नंबर के। और फिर आता है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, कि आपके सजेशंस भी पूछे जा सकते हैं कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। तो ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी वाले हैं, आपको चीजों को एनालाइज करना होगा, असर्शन रीजनिंग हो गया, यहाँ पर भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। या फिर होता है ना, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया, आप इसके फेवर में हो, आप इसको डिफेंड करोगे या रिफ्यूट करोगे। तो ये भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस है आपके 17 मार्क्स का। तो 80 में से 44 मार्क्स का आपका कैसा है, जो आपको याद करना पड़ेगा। 36 मार्क्स का कैसा है, जहां पर आपको प्रॉपर्ली चीजों को समझना है। केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजनिंग हो गए, कि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको उन चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। सो
ये हम लोगों ने कर लिया हमारा सिलेबस डिस्कस और इसी के साथ में हमारे सेशन 23-24 की जर्नी स्टार्ट होती है। अब आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे से शेयर करना है ताकि बहुत सारे बच्चों के यार पैसे बच पाए। देखो आजकल क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है और बहुत क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। बच्चों को ट्यूशंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि बहुत सारे बच्चों के पैसे बच सके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगी। आपको पता है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं कि यहाँ पर मैं डिटेल में सारी चीजें कवर करूंगी। आपको हर चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट्स मिलेंगे विच विल सेव योर मनी, विच विल सेव योर अ लॉट ऑफ टाइम और चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सो बस यही मुझे बोलना था एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।